मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि हम सब ने पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला, दो महाशक्तियाँ थीं, सोवियत संघ और अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व पटल पर एक महाशक्ति रह गई जिसका नाम था अमेरिका। अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि आगे आने वाली व्यवस्था कैसी होगी, क्या अमेरिका एक अकेली शक्ति के रूप में रहेगा या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और हालांकि आगे हम और पढ़ेंगे कि क्या उसके वो विकल्प सामने आए। पर हम ये देखेंगे कि कैसे समकालीन विश्व में अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा है या क्या क्या घटनाएँ घटी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका का वर्चस्व सामने आया। तो ऐसा नहीं है, इसके बीच तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही पड़ गए थे और लगभग सभी ने देख लिया था जब जापान पर बमबारी की गई थी अमेरिका द्वारा। तो सभी ने ये देखा था कि कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति में या सैन्य क्षमता में अमेरिका कहीं ज़्यादा है। 1991 में जब एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था थी सामने, बहुत बड़ी महाशक्ति थी, उसके अंत होने पर अब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति रह गई थी। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ घटनाक्रम देखेंगे जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं इस जो नई व्यवस्था खड़ी की उसको नई व्यवस्था का रूप दिया गया, नई विश्व व्यवस्था का। तो सबसे पहले हम चलते हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में। जब 1990 में अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और बहुत कोशिशें की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समझाने बुझाने की, लेकिन कोशिशें जब नाकामयाब हो गई तो सोवियत संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी कि अब इसको बल प्रयोग द्वारा कुवैत को मुक्त कराया जाए। तो करीब 34 देशों की सेना ने मिलकर लगभग 60,000 जो है सैनिक थे, है ना, लगभग 60,000 सैनिक थे और 34 देशों की सेनाएं थी, है ना, 34 देश थे उसमें, लेकिन अमेरिका जो है वो अगुआ देश था और जो 34 देशों में 75% अमेरिकी सेना थी और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, है ना। ये जो युद्ध था, कहने को तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 34 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये पूरा युद्ध जो है आप देखेंगे तो घटनाक्रम अमेरिका का युद्ध था इराक के विरुद्ध और इसमें उसके पर्सनल इंटरेस्ट थे, हम सभी जानते हैं। तो जब ये युद्ध हुआ तो अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसे पर्यवेक्षक जो देख रहे थे उन्होंने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी और इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको मीडिया ने इतना कवर किया था कि पूरे विश्व में सभी लोग अपनी टेलीविज़न पर इसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और देख रहे थे कि कैसे इराकी सेना धराशायी हो रही है अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र की सेना के आगे। तो इसमें सद्दाम हुसैन जो कह रहे थे कि बहुत मील का पत्थर साबित होगा और ये ऐसी जंग होगी, ये सब पूरे वादे सिद्ध हुए और सद्दाम हुसैन बहुत जल्द धराशायी हो गए, उन्होंने वो कर दिया, हार गई उनकी सेनाएं और इस तरह से अमेरिका ने जो है कुवैत को मुक्त कराया और अपनी शक्ति, अपने वर्चस्व का परचम लहराया और विश्व के सामने ये सत्य खड़ा किया कि अमेरिकी सेनाएं जो है, अमेरिकी तकनीकी जो है वो कहीं आगे है और विश्व व्यवस्था में एक महाशक्ति के रूप में इसका मुकाबला करने वाला अभी कोई नहीं है। एक और अविश्वसनीय बात जो इसमें देखने को मिली कि अमेरिका ने इस जंग में बहुत ज़्यादा धन खर्च किया। 75% जो सैनिक थे वो अमेरिकी थे, फिर भी अमेरिका को इस युद्ध से लाभ हुआ। कैसे? तो जो और देश थे, सऊदी अरब या जापान ऐसे जो देश थे, ब्रिटेन वगैरह, इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका को धन दिया सैनिक सहायता के नाम पर, है ना, जिससे अमेरिका ने जीत तो हासिल की सही और साथ ही साथ उसको लाभ भी हुआ। अगली जो घटना है ये पहला खाड़ी युद्ध था और इसके लिए जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के थ्रू इसको मुक्त कराया गया कुवैत को, ठीक है। अगला जो है उसके बाद देखते हैं क्लिंटन का दौर आया, जो बिल क्लिंटन थे, पहले जॉर्ज बुश लड़ रहे थे, जॉर्ज बुश थे जब ये पहला खाड़ी युद्ध हुआ था। चूँकि जॉर्ज बुश जो है कैसे थे, कठोर सैन्य सुरक्षा के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे, तो उनकी कार्रवाई अलग तरह की थी। लेकिन जब बिल क्लिंटन 1992 में डेमोक्रेटिक जो प्रत्याशी थे बिल क्लिंटन, वो
चुनाव जीत गए और जॉर्ज बुश खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी हार गए। तो क्लिंटन जो है वो लिबरल व्यक्ति थे, वो कठोर सैन्य कार्रवाई पर विश्वास नहीं करते थे और उनका मुद्दा जो था वो बाहरी की जगह आंतरिक ज़्यादा रहा उनके कार्यकाल में। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र कैसे अच्छे से बहाल किया जाए और विश्व व्यापार जैसे मुद्दों पर वो सिमटे रहे, वो नरम मुद्दों को लेकर चले। और इस तरह से ऐसे लगा कि अमेरिका अपने ही अंदर सिमट गया है बिल क्लिंटन के टाइम पे। 96 में वो फिर से चुनाव जीते और दूसरी बार राष्ट्रपति बने बिल क्लिंटन। भले ही नरम रुख अपनाया हो और वो शांतिप्रिय नेता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुटपुट ऐसे केस मिल जाते हैं जब हमें ये पता चलता है कि अमेरिका ने किस तरह से सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया है। तो ऐसी एक घटना है 99 में यूगोस्लाविया में अल्बानी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो अल्बानियाई लोगों ने आंदोलन किया यूगोस्लाविया के एक प्रांत में और कोसोवो में, और वहाँ पर अल्बानिया ने उस विद्रोह को जब दबाने का प्रयास किया तो नाटो की सेनाओं ने जाकर वहाँ पर बमबारी की और लगभग 2 महीने तक वहाँ बम बरसाए और अंततः यूगोस्लाविया पर नाटो की सेनाओं ने कब्जा कर लिया। तो हम देखते हैं भले ही वो लिबरल थे, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने उस पर आँच नहीं आने देता, कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए वो सैनिक कार्रवाई करने से कहीं भी नहीं कतराता है। एक और घटना थी 1998 में अल-कायदा ने केन्या में और उसमें तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम, दोनों में जो अमेरिकी राजदूतावास थे वहाँ पर अल-कायदा ने उन दूतावासों पर बमबारी करवाई थी, उसका जिम्मा लिया था। तो इसके अगेंस्ट में अमेरिका में जो है अपना एक और वो चलाया था, उन्होंने इनफाइनाइट रीच करके एक ऑपरेशन चलाया और जो जिम्मेदार था अल-कायदा इसके लिए जिम्मेदार था, उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में सैन्य कार्रवाई की और सूडान पर और अफगानिस्तान पर जगह जगह जो इसके लिए उत्तरदायी थे अल-कायदा के लोग जिन पर सख्त निशाना था उन सबको गिरफ्तार किया और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने सैनिक कार्रवाई की थी अपना बदला लेने के लिए। और इस समय उन्होंने कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन नहीं ली थी और न ही लेने की ज़रूरत समझी थी और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर सैनिक कार्रवाई हुई थी और बहुत बड़े लोग मारे भी गए थे। ऐसे कहते हैं कुछ सामान्य नागरिक भी मारे गए थे। तो ये 2 घटनाएं हमने देखी, पहला खाड़ी युद्ध और 1999 की यूगोस्लाविया की घटना हो या 98 में जो है दूतावास पर हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हो। लेकिन अमेरिका समय समय पर सजग रहता है और अगर उसको थोड़ी सी भी कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके जवाब में उसको नेस्त नाबूद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। अगली और घटनाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और जिनसे हम जानेंगे कि कैसे कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को कायम रखा है। तो अगला जो था वो था 9/11 का हमला, जिससे हम सभी अवगत हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था अमेरिका को और जो कहते हैं जब से अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तब से उसके लिए बहुत बड़ा आघात था, इतनी बड़ी उसमें उसको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। तो अगला है 9/11 का हमला, 9/11 हमला। तो इसके बारे में हम सब जानते हैं लगभग कि 4 अमेरिकी विमानों को उड़ान भरने के साथ ही 19 अपहरणकर्ताओं ने कैसे हाईजैक किया था और अमेरिका के ही 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर गिराए थे। तीसरा जो है पेंटागन जो कि रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, उसके ऊपर जाकर टकराए थे और चौथा जो विमान था वो पेंसिल्वेनिया में खेत में जाके गिर गया था। वो भी कहीं महत्वपूर्ण इमारत पर गिरना था पर वो जाके गिर गया था। तो इस तरह वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वर्किंग टाइम था और करीब 3500 के करीब लोग उसमें मारे गए थे। अमेरिका हक्का बक्का रह गया था, वो स्तब्ध था इतना बड़ा झटका झेलने के लिए कि कोई अमेरिका को इस तरह से चुनौती दे सकता है। और उस समय क्योंकि जॉर्ज बुश का शासन था जो कि रिपब्लिक के उम्मीदवार थे और कठोर सैनिक कार्रवाई में वो विश्वास करते थे। पुराने वाले जो जॉर्ज बुश थे उनके ये पुत्र थे। तो इन्होंने पूरा अमेरिका बौखला गया। उन्होंने अभी तक इतना बड़ा झटका जब से 1776 से 1776 में जब से अमेरिका अस्तित्व में आया था तब से उसके ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था, इतना बड़ा नुकसान उसको नहीं उठाना पड़ा था। अमेरिकियों ने इसकी तुलना 1814 के नुकसान से की। 1814 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने आगजनी की थी
जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था, है ना। ये दो हमले के से भी बड़ा उनका वो हमला था ये वाला। तो इन्होंने देखा कि 1814 में या तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, या फिर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था तब उनको नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान ये 9/11 के हमले में अमेरिका को भुगतना पड़ा। उनका एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, इतनी बड़ी इमारत, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यालय, सारे कामकाज वहाँ से चलते थे, वो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अमेरिका बौखला गया। जॉर्ज बुश थे चूँकि रिपब्लिक पार्टी के, जो कठोर सैन्य कार्रवाई में विश्वास रखते थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर आतंकवाद के अगेंस्ट में एक विश्व युद्ध चलाया, और इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं समझी। और अलकायदा के जो जगह जगह लोग थे जो सबके घेरे में थे 9/11 के उसके, तो उन सबको गिरफ्तार किया गया। और जो अफ़गानिस्तान का तालिबान शासक था, है ना, अफ़गानिस्तान का जो तालिबान शासक था, तालिबानी शासक के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, है ना। तालिबानी शासन चलता था उस समय, जो कि ये आतंकवाद को प्रश्रय थे। और अलकायदा, ये दो लोगों के ऊपर सक गया था, और इनके ऊपर जो है बहुत बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई थी। जगह जगह अफगानिस्तान में या अदर कंट्रीज, जितनी भी अरब कंट्रीज थी जहाँ ये लोग रह रहे थे, जो सबके दायरे में व्यक्ति थे, उनकी बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई। और क्यूबा के पास एक गुप्त ठिकाना है अमेरिका का, वहाँ पर इन बंदियों को रखा गया जो पकड़े गए उनको, और उनके बारे में ना तो जहाँ के वो थे उस देश की सरकार को पता है, और ना ही किसी और को पता है। गुप्त तरीके से रखे गए, और उनको कोई कानूनी, ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा दी गई, ना अमेरिका के कानून की सुरक्षा दी गई, और ना ही जिस देश के वो नागरिक थे वहाँ के कानून की सुरक्षा दी गई। तो इस तरह से उस हमले के प्रत्युत्तर में उसने बहुत बड़ा अटैक किया, और लगभग तालिबानी शासन को और आपके ये अलकायदा को नेस्त नाबूद कर दिया। हालांकि वो नष्ट नहीं हुए, फिर से पनपने लगे, और फिर से अपने काम वो आतंकवादी संगठन में लिप्त हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका था, और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग। ऑपरेशन एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग। तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग चलाया था इस समय, और बहुत इसको आप अच्छे से समझ लें। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि तो इसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, है ना। क्या था? एंड्यूरिंग फ्रीडम। फ्रीडम, ठीक है। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से ये ऑपरेशन चलाया था, और इसके तहत अलकायदा और तालिबानी शासन के उस पर बहुत ज़्यादा हमला किया था। 9/11 हमला क्यों कहते हैं? ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। लेकिन इसको 9/11 क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका में हमेशा डेट बाद में लिखते हैं, वो मंथ पहले लिखते हैं। अगर भारत में होता तो इसको 11/9 कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 9/11 कहा जाता है इसको, है ना। तो 9/11 सितंबर की ये घटना अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी। हालांकि उन्होंने फिर से वो सब खड़ा कर लिया, पर यहाँ पर बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा था, और उसके अगेंस्ट में उसने बहुत बड़ी कार्रवाई की, बदला भी लिया, और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई की। और फिर उसने एक बार दिखाया कि अमेरिका को अगर कोई छेड़ता है तो फिर वो नहीं छोड़ता, और उसके लिए उसने जगह जगह क्रूज मिसाइल द्वारा और भी बड़े बड़े हथियारों के द्वारा बड़े बड़े ठिकानों पर बमबारी की। कहते हैं कि इसमें बहुत सारे नागरिक भी मारे गए थे, लेकिन ये बातें सार्वजनिक रूप से कभी अमेरिका स्वीकार नहीं करता है। अगला है इराक पर हमला किया था। अगला जो देखते हैं हम 2003 में इराक पर जो हमला हुआ था, इसको खूबसूरत खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। तो ये है अपन इसको कहें दुधी खाड़ी युद्ध, दुधी खाड़ी युद्ध या इराक पर हमला,
एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है ना, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। इस नाम से उन्होंने 40 देशों का समूह था, जो ये समूह महत्वाकांक्षी समूह थे, जो उस पर इराक पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करना चाहते थे। और इराक पर जो तेल के कुएं थे, कहीं ना कहीं तेल उनका इंटरेस्ट था, है ना, बहाना कोई भी दे दे, पर मेन तो वही था, वहाँ के जो खनिज संसाधन थे वो उसका होता। तो इसके लिए बहुत बड़ा संख्या में वो किया, तो उसका बहाना उन्होंने क्या बनाया था, हालांकि उद्देश्य ये था कि वहाँ जो तेल के कुएं थे उन पर कब्जा करना, लेकिन और कुवैत के ऊपर भी, कुवैत और इराक दोनों में बहुत बड़ी संख्या में तेल के कुएं हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो सामूहिक रूप से नरसंहार के लिए उत्तरदायी है, तो उनको रोकने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर इराक पर हमला किया था। और weapons of mass destruction है ना, क्या कहा था उन्होंने, weapons of mass destruction है ना, destruction। तो इसको रोकने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, उनका मैंने बताया अपने एक उद्देश्य थे, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनुमति नहीं दी थी हमले के लिए, लेकिन फिर भी ये हमला किया गया। और कुछ ही समय में सद्दाम हुसैन जो है, उनकी सेना का मनोबल परास्त हो गया, सद्दाम हुसैन मारे गए। लेकिन फिर भी वहाँ उन्होंने अमेरिकी सेनाएं काबिज रही और उसको नुकसान पहुँचाती रही। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से सफल नहीं रहा था राजनीतिक और आर्थिक रूप से, क्योंकि ये लंबा चला था। और यहाँ पर सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद भी जब अमेरिकी सेनाएं यहाँ पर रहीं, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के नागरिकों ने पूर्णव्यापी विद्रोह कर दिया था अमेरिका और उनकी जो संगठन वाली सेनाएं थी उनके अगेंस्ट में। और यहाँ पर अमेरिका को मुँह भी खानी पड़ी थी। कहते हैं कि लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लेकिन करीब 50,000 से ज़्यादा सैनिक और नागरिक मिलाकर इराक में मारे गए थे, जिसको सार्वजनिक रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है, पर ये सच्चाई है। और इस तरह से द्वितीय इराक युद्ध के बाद अमेरिका ने फिर से एक बार दिखाया कि वो एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति है, जिसको कोई झुका नहीं सकता, जिसको कोई डरा नहीं सकता। तो इस तरह से समय समय पर जो ये घटनाएँ घटी हैं, उससे अमेरिका ने ये सिद्ध किया है अपने हथियारों की शक्ति के द्वारा, सैनिक शक्ति द्वारा, कि वो विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, और सभी इसके लिए डरते हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर, अभी ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी जानेंगे कि वर्चस्व क्या है, कैसे है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।